हेलो बच्चों, देखो मैं आज तुम लोग को रोटेशन फार्मूले पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जैसे देखो, मान लो कोई स्क्वायर है और इसमें 2 पॉइंट पता है, तो बाकी 2 पॉइंट कैसे निकाले जाएं, और रोटेशन फार्मूले का यूज करना है। अगर रोटेशन फार्मूला यूज करना आ जाए तो बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कोई ट्राइंगल दिया हुआ, इक्विलर ट्राइंगल है, और मान लीजिए दिया हुआ है 1,3 और ये दिया हुआ है 7,9, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी निकालो। तो अगर इक्विलर ट्रायंगल में ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं और ये पॉइंट पूछा जा रहा है, तो रोटेशन फार्मूले से बड़े आसानी से पॉइंट सी निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई हेक्सागन दिया हुआ है, और उसमें मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ है 1,3 और ये दिया हुआ है मान लीजिए 3 या 4,7, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट सी निकालो। तो ये सब रोटेशन फार्मूले से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको मैं ऐसा भी दे सकता हूं कि एक सर्कल में एक स्क्वायर बनाया गया। अभी मैं बताता हूं तुम लोगों को कैसे रोटेशन फार्मूले का यूज करते हैं। तो पहले बता दूं कि कहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लो एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, और इसका सेंटर दिया हुआ है सर्कल का, ठीक है। और इस स्क्वायर का मान लीजिए सेंटर है ये 2,3 और ये 1,1 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर 2,3 है और उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया और उसका एक वर्टेक्स 1,1 है। तो बाकी वर्टेक्स कैसे निकालें? जैसे मान लीजिए ए दिया हुआ है, बी, सी और ये डी। आपसे कहा जाए पॉइंट बी निकालो, ठीक है, या पॉइंट डी निकालो, या पॉइंट सी निकालो। सी तो ऐसे भी निकल सकता है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है तो उससे भी सी निकल आएगा। पर कुल मिलाकर के रोटेशन फार्मूले से जो अगल बगल वाले पॉइंट है ना, वो बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को बताता हूं किस तरह से रोटेशन फार्मूले का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो देखो, रोटेशन फार्मूले का जो ये फार्मूला है वो इस तरह से है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है Z1, ठीक है, और कोई पॉइंट है Z2। अगर Z1 को फिक्स करके Z2 को रोटेट किया जाए अल्फा एंगल पे, ठीक है, मान लीजिए कि Z1 Z2 दो पॉइंट्स हैं और हम Z1 को रोक करके Z2 को रोटेट करें अल्फा एंगल पे, एंटी क्लॉकवाइज। डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज है, मैं इसलिए एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूं। तो Z1 को रोक करके, Z1 को फिक्स करके Z2 को अल्फा एंगल पे रोटेट करें, तो ये पॉइंट फिक्स होगा, पक्की बात है, ठीक है। मतलब Z3 की वैल्यू Z1 और Z2 और अल्फा के फॉर्म में निकाला जा सकता है। समझ में आ रही बात कि नहीं तुम लोगों को? कि अगर Z1 को रोक करके Z2 को रोटेट किया जाए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में, फिलहाल यहां तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो नया वाला पोजीशन है ना Z2, जो जिस नए पोजीशन में पहुंच जाएगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। अगर ये आ जाए ना, तो B को रोक करके A को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देंगे तो C निकल आएगा। आइए, बी को रोक करके ए को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दोगे तो पॉइंट सी आ जाएगा। और ये निकालने के लिए, डी पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? ए पॉइंट को फिक्स करके बी को रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज एंगल में, अरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉइंट डी निकल आएगा। तो रोटेशन बहुत काम करेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, Z3 माइनस Z1 बराबर Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आई अल्फा, ठीक है। देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन से ये मिला ना, फाइनली ये मिला ना भाई, आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो फाइनली ये वाला मिला ना आपको, ठीक है। तो आप लोगों को जो, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर भी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो आपने जिसको रोटेट किया और जो मिला, तो जो मिला क्या मिला? Z3 माइनस Z1। ये पॉइंट रुका हुआ है ना, तो इसको माइनस के साथ रखना। Z3 माइनस Z1 मिला Z2 माइनस Z1 के रोटेशन से, और किस एंगल पे? अल्फा एंगल पर, ठीक है, ई पावर आई अल्फा। तो क्या मिला? Z3 माइनस Z1 किससे मिला? Z2 माइनस Z1 से। किस एंगल पे मिला? अल्फा एंगल पे। ध्यान रखना। और ये cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा हो जाता है। ये इतना आसान कर देगा इस तरह के क्वेश्चंस को कि तुरंत फिर आंसर निकालना शुरू कर दोगे। याद करो, क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, और जो किस एंगल में मिला मतलब ई की पावर आई अल्फा में रखना है, ठीक है। तो क्या मिला? Z3 माइनस Z1 मिला। फाइनली किसके रोटेशन से मिला? Z2 माइनस Z1 के रोटेशन से। और यहां पर ये दोनों बराबर हैं फिलहाल अभी, हाँ। और किस एंगल मिला? ई टू द पावर
आई अल्फा, अल्फा एंगल मिला तो ई टू द पावर आई अल्फा। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा हो तो अल्फा पॉजिटिव लेना, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा हो तो अल्फा नेगेटिव लेना, ठीक है। तो जो है देख लो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अल्फा पॉजिटिव लेना है अगर एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो नेगेटिव लेना, ठीक है। तो फिलहाल क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, और अगर मान लो इनके मैग्नीट्यूड में अंतर हो जाए तो इसके नीचे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। तो ये याद करने के लिए आसान है। हाँ? क्या मिला, किससे मिला, और उसके नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रखना। फिलहाल अभी अब दोनों बराबर है तो ये दोनों कट भी जाता है, Z3 माइनस Z1 का मॉड, Z2 माइनस Z1 का मॉड। मॉड का मतलब डिस्टेंस होता है ना, लेंथ होती है। जब ये दोनों लेंथ में बराबर होंगे तो ये कट भी जाएंगे, ठीक है। जब कट जाएंगे तो मिलेगा वही जो मैंने इसके पहले लिखा था। अगर मान लो रोटेशन ऐसा हो रहा हो, ठीक है, और ये मिला, अब समझो ध्यान से, Z1 यहां पर, Z2 यहां पर, और रोटेट करने के बाद इसको कुछ टाइम्स इसको बढ़ा दिया गया, और ये Z3 यहां पर है, तो ये फॉर्मूला तब लग जाएगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z3 माइनस Z1 बराबर Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z2 माइनस Z1 ई पावर आई अल्फा, ठीक है। अब उस समय ये दोनों लेंथ बराबर नहीं है, ठीक है, ये और ये लेंथ बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना, क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, ये याद रहेगा। याद करो दिमाग में, एकदम बैठाओ, क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला। अगर ये याद हो जाए तो तुम लोग बड़े आसानी से रोटेशन फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, बस ये याद रखना, क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल मिला। और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना तो पॉजिटिव एंगल लेना, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू लेना अल्फा की। अदरवाइज क्लॉकवाइज में अगर रोटेशन हो रहा हो तो नेगेटिव में लेना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको 5 प्लस आई लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको 5 प्लस आई लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 आई लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट को निकालना है और इस पॉइंट को निकालना है, ठीक है। तो आपने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बदल लिया तुरंत, भाई ऑर्डिनेट के साथ आई लगा दिया, एब्सिसा के साथ कुछ नहीं किया, प्लस कर दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब वास्तव में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो पता ही होगा तुम्हें। a प्लस आई भी, मान लो 3 प्लस 4 आई लिखा हुआ है तो वो वास्तव में 3,4 एक पॉइंट है ना, ठीक है। तो आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले बदल लोगे, मतलब उस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल लोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखो ध्यान से। अब यहां पर रोटेशन ये करना है ताकि ये पॉइंट सी मिल जाए, ठीक है। तो फाइनली क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। तो क्या मिला, ZC माइनस ZB मिला, और B पॉइंट फिक्स है उसको माइनस के साथ, ठीक है। ZC माइनस ZB मिला किसके रोटेशन से, ZA माइनस ZB की रोटेशन से मिला, ZA माइनस ZB की रोटेशन से, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या मिला, ZC माइनस ZB मिला किसके रोटेशन से, ZA माइनस ZB से मिला, और किस एंगल पे रोटेट किया गया, π/2 पर, ठीक है। तो e टू द पावर i π/2। समझ में आ रही बात बच्चों। तो क्या मिला, ZC माइनस ZB, और किसके रोटेशन से मिला, ZA माइनस ZB के रोटेशन से, और किस एंगल मिला, π/2 एंगल पर रोटेट करने से मिला, ठीक है। बस, और मॉडुलस इसके नीचे मॉड डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। क्लियर। अब बस ZC माइनस ZB की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 आई है। बस अब यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाना है। ZA माइनस ZB कितना, 5 प्लस आई माइनस 2 प्लस 3 आई, 2 प्लस 3 आई, और e टू द पावर i π/2 कितना होता है, cos π/2 प्लस i sin π/2, मतलब i, ठीक है। अरे cos π/2 प्लस i sin π/2 कितना होगा, cos π/2 प्लस i sin π/2 कितना हो जाएगा भाई, ये i हो जाएगा, है ना। इसकी e पावर i π/2 कितना होता है, cos π/2 प्लस i sin π/2। तो बस ये हो गया। अब ZC की वैल्यू तो बस सीधा सा कैलकुलेशन है, 2 प्लस 3 आई, इस यहाँ से कितना आएगा, 5 माइनस 2 मतलब 3, और माइनस 2i, और उधर i, और ये बन जाएगा 3i प्लस 2 ZC माइनस 2 प्लस 3i। बस यहाँ से कितना जाएगा ZC, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ZC बराबर कितना जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4, 4 प्लस 6i, 4 प्लस 6i, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है ये 4 प्लस 6i है या 4,6 है, ठीक है। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये 2,3, 5,1 ऐसा दिया हुआ था, 5,1, 2,3, तो आप इसको 4,6 कह देना, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, जब भी आपको रोटेशन से कोई फायदा हो रहा हो तो तुरंत a प्लस आई बी वाले फॉर्म में सारे पॉइंट्स को लिख लेना। जब सारे पॉइंट्स तुम a प्लस आई बी वाले फॉर्म में लिख लोगे तो वहां पर रोटेशन फॉर्मूला यूज कर देना, क्या मिला किससे मिला। और एक बार बताऊं, जिस पॉइंट को रोक रखा है ना वो माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। क्या मिला, किससे मिला, किस एंगल पे मिला, और जो किस एंगल पे मिला, ई पावर आई अल्फा, ठीक है। और यहां पर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था इसलिए पॉजिटिव लिया, ठीक है, पाई बाई 2। हाँ चलिए, तो अब ये तो हो गया, पॉइंट सी मिल गया। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं पॉइंट डी कैसे निकलता है। तो एक काम करते हैं, पॉइंट ए को रोक करके पॉइंट डी कैसे निकाला, तुम ही लोग बताओ अच्छा कैसे निकाला जाएगा। पॉइंट डी निकालने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, पॉइंट सी को रोक करके बी को रोटेट कर दें, ऐसे ऐसे, है ना। या हम लोग ये भी कर सकते हैं, ए को रोक करके हम इसको रोटेट कर दें। तो जो तुम लोग को सही लगे तुम लोग वो बताओ। चलो मैं क्या करूं, हाँ चलो कुछ बच्चों को सही लग रहा है सी को रोक करके रोटेट कर दी जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्लॉकवाइज का भी एग्जांपल ले लें। मुझे ये लग रहा है कि हम इधर से रोटेट कर लें। इसको मैं हटा दे रहा हूं ताकि पुराने से कोई मतलब न रह जाए। अब मैं सोच रहा हूं ए को फिक्स करके, इसको फिक्स करके इसको रोटेट कर दिया जाए ऐसे, ठीक है। तो ऐसा रोटेट करोगे तो फाइनली तो ये मिला ना, और किसके रोटेशन से मिला, इसके रोटेशन से। तो क्या मिला अब बताओ, तुम लोग बोलो। जेड डी माइनस जेड ए मिला। भाई पॉइंट ए को फिक्स करके जब आप ऐसे रोटेट करोगे तो फाइनली क्या मिला, जेड डी माइनस जेड ए। किसके रोटेशन से मिला, जेड बी माइनस जेड ए से। तो जेड बी माइनस जेड ए कर दिया, ठीक है। और माइनस पाई बाई 2, समझ में आ रही बात। और ये एंगल जो है पाई बाई 2 ना होके माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 लिख सकते हो पर ये जानते रहो क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ये माइनस पाई बाई 2 रोटेशन, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से, तो यहां पर आपने क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो माइनस पाई बाई 2 लिया। अब जेड डी माइनस जेड ए कितना है 5 प्लस आई, ठीक है। और जेड बी माइनस जेड ए मतलब 2 प्लस 3i माइनस 5 प्लस आई, और कॉस माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2, माइनस आई हो जाएगा। अब रह क्या गया, फॉर्मेलिटी है सीधा सीधा। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2i, देखो ध्यान से, सही है नहीं, प्लस 2i, और माइनस 3 प्लस 2i, और यहाँ पे माइनस आई, और ये सॉल्व होकर आएगा 3i प्लस 2, ठीक है। और जेड डी माइनस 5 प्लस आई, देखो कैलकुलेशन सही है कि नहीं, देख लो, चेक कर लो। यहाँ पर 2 माइनस 5 माइनस 3i माइनस आई प्लस 2i, और उधर माइनस आई तो ये बन गया 3i, और इधर बन गया कितना, इधर बन गया आपका माइनस 2i स्क्वायर मतलब प्लस 2, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ से जेड डी कितना हो रहा है, जेड डी बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, इसको उधर ले जाओगे तो 5 प्लस 2 7 और प्लस 4i, है ना। 7 प्लस 4i मतलब ये 0.7 प्लस 4i है, ठीक है। 7 प्लस 4i या 7,4 है, जिस भी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना चाहो, ठीक है। तुम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है ना। तुम जैसे चाहो वैसे इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया कि रोटेशन कैसे करना है, क्या मिला किससे मिला, जो क्या मिला वो लेफ्ट साइड में, किसके रोटेशन से मिला वो राइट साइड में, और किस एंगल पे मिला, ठीक है। e की पावर i वो एंगल लिख दो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो प्लस में ले लेना, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो तो माइनस में ले लेना। समझ में आ रही बात। और अगर मान लीजिए लेंथ में अंतर हो रहा है तो उसके मॉडुलस से डिवाइड कर लीजिएगा बस, ठीक है। समझ में आ रही बात। फिर आप उसको उधर करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल स्क्वायर में ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अब ऐसे जो सर्कल वाला जो मैं क्वेश्चन कह रहा था, अगर सर्कल में एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, जैसे मान लीजिए 2,3 है और ये 1,1 है, और आपसे कहा जा रहा है ये पॉइंट निकालो, तो ठीक है, ये ए है, ये बी है, और इसको सी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिला, अब देखो मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो क्या मिला, जेड सी माइनस जेड बी। किसके रोटेशन से मिला, जेड ए माइनस जेड बी। दोनों की लेंथ बराबर है इसलिए मॉड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लिख भी दोगे तो कट जाएगा ना। तो क्या मिला, जेड सी माइनस जेड बी। किसके रोटेशन से, जेड ए माइनस जेड बी के रोटेशन से मिला। किस एंगल पे, पाई बाई 2 एंगल मिला, पर वो क्लॉकवाइज है तो ई पावर आई माइनस पाई बाई 2 का यूज कर दोगे, ठीक है बच्चों।
चलिए, तो अच्छा ये बताओ, ये यही कॉन्सेप्ट अगर ट्राइंगल के लिए लगाना हो तो चलो तुम लोग जल्दी से लगा के दिखाओ। अगर जैसे देखो ये इक्विलर ट्राइंगल हो जाए, ये 1,1, ये 3,5, तो ये पॉइंट आपको निकालना है। तो चलो बताओ इक्विलर ट्राइंगल में ये कैसे फॉर्मूला लगाओगे? जाहिर सी बात है, इसको रोक के या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दो या इसको रोक करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता हूँ, ये मिला और इसके रोटेशन से मिला। ठीक है, जल्दी से बोलो क्या लिखें, जल्दी बोलो। ZC माइनस ZB मिला इसके रोटेशन से, बराबर किसके रोटेशन से? ZA माइनस ZB, ZA माइनस ZB से मिला e⁻i π/3। ये एंगल कितना है? π/3। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लोगे, ZC मिल जाएगा। कहीं लेंथ में अंतर हो जाए तो जो लिखा है बस उसी के मॉड से डिवाइड कर देना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो बच्चों समझ में आ गया किस तरह से रोटेशन फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये तुम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रोटेशन फार्मूला, और इस रोटेशन फार्मूले का यूज बड़ा वर्सटाइल तरीके से किया जा सकता है, जहां मन करे वहां यूज कर सकते हो 2 डायमेंशन में। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं, बाय बाय।